एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सेकंड पार्ट में हम पेंडिंग टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग, डेफिनेशन, एग्रीमेंट क्या है, सेक्शन 10 क्या है, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, ये सारे पार्ट को हमने डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए क्या क्या एसेंशियल चीज़ चाहिए होते हैं। तो इसमें से ये 9 चीज़ है बेसिकली जो एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं। एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम कवर अप करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है, टू पार्टीज, इट इज़ ऑफरर एंड एक्सेप्टर। जो ऑफरर है सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है और एक्सेप्टर जो है सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है। कहने का मकसद पूरा ये है कि जब दो पार्टी एक कोई भी एग्रीमेंट हो तो उसमें जो है 2 पार्टी होने चाहिए और दोनों ही पार्टी आपस में कम्युनिकेट करने चाहिए। मान लो सपोज कि अगर एक ऑफरर है जो कुछ ऑफर रखना चाहता है एक्सेप्टर को और वो ऑफरर जो है एक्सेप्टर से उस बारे में कम्युनिकेट ही नहीं करता है, तो ऐसा ऑफर और या ऐसा एग्रीमेंट ही नहीं फॉर्म होगा जहाँ पे कम्युनिकेशन ही नहीं किया गया। इसीलिए ये भी एसेंशियल हो जाता है कि एक एग्रीमेंट में 2 पार्टी होने चाहिए और दोनों पार्टी जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करे। ये चीज़ एसेंशियल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए। फिर हम बात करें अपने सेकंड पॉइंट, तो है वो सेकंड पॉइंट है हमारा कंसीक्वेंस एज एडम। कंसीक्वेंस एंड एडम एक टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब होता है आइडेंटिटी ऑफ अ माइंड। जब 2 पार्टी के बीच में जो आइडेंटिटी ऑफ अ माइंड होता है सेम सब्जेक्ट को लेकर के एट द सेम टाइम, तब हम कह सकते हैं कि जो दोनों पार्टी के बीच जो एग्रीमेंट बना है वो वैलिड होगा। मगर अगर एब्सेंस ऑफ माइंड रहा दोनों पार्टी के बीच में तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड नहीं होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज ये एक पर्सन है और ये एक पर्सन है। ये एक पर्सन जो है इसके पास 2 हाउस है, एक एक्स हाउस और एक वाई हाउस, और ये पर्सन बी है। ए जो है बी को ऑफर देता है कि वो अपना हाउस सेल करना चाहता है। बी को लगता है कि वो अपना वाई हाउस जो है ए सेल करना चाहता है और बी को काफ़ी टाइम से ए का जो है वाई हाउस चाहिए था। तो जब ए जो है बी को ये ऑफ़र देता है कि वो अपना हाउस सेल करना चाहता है बी को, तब जो है बी इस बात के लिए एक्सेप्टेंस दे देता है ये सोच कर कि ए जो है अपना वाई हाउस जो है उसको सेल करने का सोच रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही पार्टी के बीच में आइडेंटिटी ऑफ अ माइंड नहीं हो रहा है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे एग्रीमेंट जहाँ आइडेंटिटी ऑफ अ माइंड ही ना हो, वहाँ वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। तो आइडेंटिटी ऑफ माइंड होना भी बहुत ज़रूरी है। तो कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए दोनों पार्टी में कैपेसिटी होना चाहिए, दोनों पार्टी कॉम्पिटेंट होने चाहिए। तो सेक्शन 11 में कहता है अगर आप किसी माइनर चाइल्ड के साथ या फिर किसी जो पर्सन है जो क्वालिफाइड नहीं है लॉ से, या फिर कोई ऐसे इंसान जो पागल है उसके साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड नहीं माने जाएंगे। दोनों पार्टी कॉम्पिटेंट होने चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। इसका फेमस केस है, एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष। फिर अपना दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो फ्री कंसेंट सेक्शन 40 में डिफाइन किया गया है। फ्री कंसेंट सेक्शन 40 में ये कहता है कि जब दोनों पार्टी अपना फ्री कंसेंट दे देते हैं तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। वहीं अगर कोई पार्टी जो है किसी दूसरी पार्टी का कंसेंट बाई कोर्शन जो सेक्शन 15 में दिया हुआ है, बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस जो सेक्शन 16 में दिया है, फ्रॉडलेंटली जो सेक्शन 17 में दिया है, मिसरिप्रेजेंटेडली जो सेक्शन 18 में दिया है, मिस्टेक एज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन सेक्शन 20, 21 एंड 22 में, अगर ये सारी चीज़ से, ये सारे पॉइंट से अगर कोई किसी का कंसेंट लेता है तो ऐसे कंसेंट जो है वो वैलिड नहीं कहे जाएंगे और ना ऐसे
एग्रीमेंट वैलिड कहे जाएंगे जिसमें जो कंसेंट है ये सारी तरीके से दिया गया हो। फिर अब अगर आगे का टॉपिक बात करें तो होता है लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन जो सेक्शन 20 में डिफाइन किया गया है, जहाँ कहा जाता है कि जब एग्रीमेंट बनता है तो वहाँ पर लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। और लॉफुल कंसिडरेशन यही कहता है कि इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ अगर आप कर रहे हो तो उसके बदले में इन रिटर्न में आप कुछ देते हो एग्रीमेंट में, तो वो होता है कंसिडरेशन। तो जो एग्रीमेंट है उसमें कंसिडरेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी एग्रीमेंट हो अगर उसमें कंसिडरेशन नहीं हो तो वो एग्रीमेंट जो है वो फॉर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन इससे कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जो सेक्शन 25 में डिफाइन किए गए हैं, जैसे कि लव एंड अफेक्शन जो सेक्शन 25 क्लॉज 1 में डिफाइन किए, कंपेंसेशन और वॉलंटरी सर्विसेज सेक्शन 25(2) में डिफाइन किए गए हैं, सेक्शन 25 क्लॉज 3 में टाइम बेयर डेप्थ, ये सारे कुछ कंडीशन होते हैं जिसमें अगर आप कंपनसेशन ना भी दे तभी एक एग्रीमेंट फॉर्म होता है। यही एक्सेप्शंस होता है, लेकिन ऐसे नॉर्मल जो एग्रीमेंट होते हैं उसमें कंपनसेशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाकर के वो जो एग्रीमेंट है वो फॉर्म करता है। कंसिडरेशन बेसिकली 3 तरह के होते हैं, पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन और फ्यूचर कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन इन सेंस अगर कोई पर्सन जो है, कोई व्यक्ति जो है अपना पास्ट कंसिडरेशन या पास्ट जो प्रॉमिस है उससे फुलफिल कर देता है उसी टाइम, और जो अब नेक्स्ट पार्टी है उसे वो कंपनसेट करने के लिए, उसे काम के लिए जो है वो उसे पैसा देता है जो उसके प्रीवियस वर्क था, उसका पास्ट टाइम में जो वर्क किया था। तो ऐसे ऐसे कंसिडरेशन को हम कहेंगे पास्ट कंसिडरेशन। वही प्रेजेंट कंसिडरेशन जो है, जो प्रेजेंटली दोनों ही पार्टी जो है अपना जो प्रॉमिस से फुलफिल करते हैं, पहला पार्टी अपना प्रॉमिस फुलफिल करते चला है और जो दूसरा पार्टी वो उसके लिए कंस्टिट्यूट हो जाता है वो कंपनसेशन या कंसिडरेशन पे करना। तो ऐसे चीज़ के लिए हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंसिडरेशन फॉर्म करता है। वह फ्यूचर कंसिडरेशन जो है, जो कंसिडरेशन जहाँ पे जो है एक पार्टी जो है अपना प्रॉमिस फुलफिल तभी कर देता है, लेकिन जो अदर पार्टी है वो प्रॉमिस करता है अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने में एक फ्यूचर डेट में। तो ऐसे कंसिडरेशन जो है वो फ्यूचर कंसिडरेशन कहलाते हैं। इसका एक एग्जांपल भी हम ले लेते हैं, जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल हम ले अगर पास्ट कंसिडरेशन की, तो इसमें अगर मान लो कि एक इंसान है और ये एक इंसान है, ये इंसान अपनी मोटरसाइकिल लेकर के एक रास्ता से जाता है और रास्ता से जाते जाते उसका मोटरसाइकिल है जो ख़राब हो जाता है। आसपास कोई इंसान नहीं रहता है जो उस मोटरसाइकिल को ठीक कर पाए, तो जो ये इंसान है ये इस इंसान से हेल्प लेता है। तो ये जब इंसान इसका हेल्प करता है तो उसका मोटरसाइकिल ठीक करके दे देता है। तो ये इंसान इससे खुश होकर के इसे कहता है कि वो इसके लिए उसे इनाम पे करेगा। तो ऐसे चीज़ इसके लिए आप जो है उसके पास्ट वर्क के लिए आप कुछ दे रहे हो, कंसिडरेशन दे रहे हो। ऐसे पास्ट वर्क के लिए जब आप कंसिडरेशन देते हो तो उसे हम कहेंगे पास्ट कंसिडरेशन। वेयर प्रेजेंट कंसिडरेशन होता है जब कोई दोनों पार्टी जो है प्रेजेंटली में कुछ अपने प्रॉमिसेस को निभाए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ये एक इंसान है और ये एक इंसान जो है एक शॉप में गया, नोटबुक परचेज किया, ये शॉपकीपर ने उसे उसके नोटबुक दे दिया वो जिसके लिए वो परचेज करने आया था। तो इसमें जो है अब ये इसका काम था नोटबुक इसे प्रोवाइड करना, और ये नोटबुक जब इसे प्रोवाइड करता है तो इसका जो कंसिडरेशन है कंस्टिट्यूट हो जाता है। तो ऐसे काम जिसमें प्रेजेंटली में ही दोनों पार्टी अपने प्रॉमिसेस को निभा दे और कंसिडरेशन भी कंस्टिट्यूट हो अगर दूसरे पार्टी का तो वो भी हो जाए, तो वो जो है प्रेजेंट कंसिडरेशन में आ जाता है। जो चीज़ है वो प्रेजेंटली होनी चाहिए। फिर एट द सेम टाइम अगर हम फ्यूचर कंसिडरेशन की भी बात करें तो फ्यूचर कंसिडरेशन बेसिकली वो कंसिडरेशन होते हैं जिसमें एक पार्टी जो है अपना प्रॉमिस पूरा कर देता है और दूसरा पार्टी के ऊपर जो है उसका कंस्टिट्यूट हो जाता है कंसिडरेशन पे करना, जो फ्यूचर डेट में स्टैब्लिश हो जाता है। तो ऐसे काम जो एक पार्टी ने कर लिया हो और दूसरी पार्टी जो है उसको अपना जो प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए जो फ्यूचर डेट दे दे, तो ऐसे कंसिडरेशन को हम कहेंगे फ्यूचर कंसिडरेशन। उसके बाद जा करके हम आगे का
बात करें जो पॉइंट 6 है, लॉफुल ऑब्जेक्ट का बात करता है। लॉफुल ऑब्जेक्ट इन सेंस जो सेक्शन 23 में डिफाइन किया गया है, यानी कि एग्रीमेंट होने के लिए लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर लॉफुल ऑब्जेक्ट या लॉफुल कंसिडरेशन ना हो या फिर ऐसी चीज़ के साथ हो जैसे कि लॉफुल नहीं हो, कोई चीज़ फॉरबिडन हो लॉ से, या फिर कोई प्रोविजंस जो लॉ का डिफीट कर रहा हो, या फ्रॉडेंटली, या कोई कॉज कर रहा हो किसी पर्सन या किसी की प्रॉपर्टी को हार्म, या इमोरल हो या अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी हो, तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स है, जो इलीगल ऑब्जेक्ट्स, ऐसे अगर ऑब्जेक्ट्स हो तो इसमें जो है एक वैलिड एग्रीमेंट फॉर्म नहीं करता है। इसीलिए इसमें एक और पॉइंट ऐड अप हो जाता है कि ऐसे एग्रीमेंट जो वैलिड नहीं है और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, तो ऐसे एग्रीमेंट क्या क्या होते हैं। पहला एग्रीमेंट है जो सेक्शन 26 में दिया गया है, किसी को रेस्ट्रेंट करना मैनेज करने से। दूसरा है आपका सेक्शन 27 जो कहता है किसी को रेस्ट्रेंट करना, एग्रीमेंट किसी के साथ करना, किसी को रेस्ट्रेंट करना थ्रेट करने से। फिर सेक्शन 28 ऐसे एग्रीमेंट किसी को रेस्ट्रेंट करना लीगल प्रोसीडिंग करने देने से। फिर वेगनिंग ऑफ वार सेक्शन 30 है, स्टेट के अगेंस्ट आप एग्रीमेंट कर रहे हो, एग्रीमेंट किसी कोई क्राइम कमिट करने का के लिए जो बनता है, ये एग्रीमेंट विद अलाइन, ये सारे अगर चीज़ एग्रीमेंट होते हैं तो ये इलीगल होते हैं और ये वैलिड नहीं माने जाएंगे और ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट भी होते हैं। फिर हम अगर बात करें आगे के अपने पॉइंट की, जो लीगल रिलेशनशिप है, एक एग्रीमेंट में लीगल रिलेशनशिप भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें डोमेस्टिक या सोशल एग्रीमेंट में क्या, तो ये एक लीगल रिलेशनशिप बिल्ड ही नहीं करता है, और जब लीगल रिलेशनशिप बिल्ड ना करे तो ऐसे एग्रीमेंट कभी कंस्टिट्यूट ही नहीं होंगे। इसीलिए एक एग्रीमेंट को फॉर्म करने के लिए लीगल रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई एक वाइफ है, वेडेड वाइफ है, उनका मान लो अगर डिवोर्स हो गया है और वो वेडेड वाइफ जो है अपने हस्बैंड से क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस, अगर आफ्टर द डिवोर्स उसे उसका मेंटेनेंस ना मिले और उसके अपने हस्बैंड के अगेंस्ट है, वो अपना फाइन भी सू कर सकती है। बट इन केस अगर वो लीगल नेसेसरी के आउटसाइड उसका डिमांड हुआ उस वेडेड वाइफ का, तो इस सिचुएशन में जो है वो लीगल रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं करेगा। तो एक एग्रीमेंट में लीगल रिलेशनशिप बिल्डअप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तब जा कर के एक एग्रीमेंट जो है फॉर्म करता है। इसका एक बहुत ही फेमस केस है बेल्फर वर्सेस बेल्फर। ये सारे केस मैं अभी ऐसे ही बता दे रही हूँ, ये सारे केसेस का एक एक डिटेल्स में अपने किसी वीडियो में करूँगी, इसमें सारे केसेस को मैं एक साथ डिस्कस करूँगी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम बात करें तो पॉइंट 8 जो है कहता है पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस। तो जो कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई एग्रीमेंट होता है, तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे होने चाहिए कि पॉसिबल हो परफॉर्म करने के लिए। अगर टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे हो जैसे पॉसिबल ही नहीं हो परफॉर्म करने के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। और सबसे लास्ट पॉइंट जो है टर्म्स एंड कंडीशन मस्ट बी क्लियर। टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर होने चाहिए किसी भी एग्रीमेंट का। अगर टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर नहीं होंगे किसी भी एग्रीमेंट के, तो ऐसे केस में, ऐसे सिचुएशन में जो है बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। इसीलिए टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर होना चाहिए। अगर टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर नहीं होंगे तो वो ऐसे एग्रीमेंट नल एंड वॉइड कहलाएंगे। तो ये हमारा कुछ एसेंशियल था, जिसे हमने आज कवर अप कर लिया। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कांसेप्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।